वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। इंडियन पॉलिटी की जो लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं अभी, उसमें प्रेसिडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने खत्म किया है और उसी प्रेसिडेंट की लेक्चर सीरीज को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हमने उसकी पावर्स की थी और पावर्स के बाद एक चीज और रह जाती है उसमें, जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी पावर्स या फिर इमरजेंसी प्रोविजंस। इसको अलग से लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि अगर इसको वहां करते तो हो सकता है वहां पे पूरा कवर हो नहीं पाता और अकेली जितनी पावर नहीं है उससे ज्यादा टाइम ये खा जाती। तो इसीलिए इमरजेंसी प्रोविजंस को अलग से आपकी बुक में भी अलग से दिया जाता है और यहाँ पे भी हम कहेंगे है तो ये किसकी पावर, ये है भी प्रेसिडेंट की पावर और देखेंगे इसके लिए पार्ट भी बिल्कुल अलग है। तो ये पार्ट 18 में लिखी गई। कौन से पार्ट में? पार्ट 18 में। कितने से कितने आर्टिकल? आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक किसकी पावर्स हैं? तो ये भी बेसिकली अगर हम देखेंगे तो प्रेसिडेंट की पावर ही होती है। इमरजेंसी पावर्स जो प्रेसिडेंट की पावर ही होती हैं आपके आर्टिकल 352 से लेकर 360 में। कितनी इमरजेंसीज हैं अगर हम उसको देखने की कोशिश करें तो हमारे इंडिया में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली 3 इमरजेंसीज के बारे में जिक्र किया गया है। कौन कौन सी? तो सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी, फिर स्टेट इमरजेंसी। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट इमरजेंसी नहीं यूज किया गया, इसकी जगह हम वर्ड यूज करते हैं प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट्स रूल। ये हम स्टेट इमरजेंसी की जगह पे यूज करते हैं। और एक हो गया हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, 356 एंड 360। 52 नेशनल इमरजेंसी, 56 से प्रेसिडेंट्स रूल और 360 आपका आ जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये हमारी 3 टाइप की नेशनल इमरजेंसी होती हैं। तो हम कैसे, नेशनल इमरजेंसी 3 टाइप की नहीं, इमरजेंसी टोटल 3 टाइप की होती हैं। तो नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और स्टेट हम कह सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 टाइप की हम पढ़ेंगे और तीनों को अलग अलग एक साथ पूरा डिटेल में देखते हैं कि कैसे कौन सी इमरजेंसी कब लगाई जा सकती है, क्या क्या उसके प्रोविजंस हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी से। नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 352। इन तीनों के आर्टिकल रट लेना, 352, 356 और 360। ये तीनों तो जुबान पे होने चाहिए, ये तीनों आर्टिकल्स 352, 356 और 360। तो 352 कौन सा होता है? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर कर सकता है? प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है। तीनों इमरजेंसी कौन डिक्लेयर कर सकता है? प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है। तो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर कब? तो क्या क्या ग्राउंड होने चाहिए? 3 ग्राउंड हैं इस इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए। क्या ग्राउंड है? या तो वार, या एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा हो जाएगा हमारा आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन। ये 3 कंडीशन है जिन 3 कंडीशंस पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है। या तो वार हुआ हो, या बाहर से कोई ऐसा हमला हुआ हो, या इंटरनल डिस्टरबेंस जिसे हम कह सकते हैं। पहले वर्ड होता था इंटरनल डिस्टरबेंस, कि भारत के अंदरूनी इलाकों में कोई डिस्टरबेंस हुई हो, लेकिन वो जो है बहुत ही हम कह सकते हैं कि गलत तरीके से यूज किया गया था। एक बार उस कंडीशन को भी देखेंगे, उसके बाद उसे चेंज कर दिया गया। क्या बोला गया कि इंटरनल डिस्टरबेंस तो कुछ भी हो सकता है, कि 2 बंदे आपस में लड़ रहे हैं, इंटरनल डिस्टरबेंस, क्या उस पर नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं? तो लोगों को समझ में आया नहीं। तो उसकी बजाय क्या लिखा उन्होंने लिखा आर्म्ड रिबेलियन। क्या लिखा? आर्म्ड रिबेलियन। जब हथियार लेके कोई रिबेलियन कर दे तो बोलेंगे हम इंटरनल इमरजेंसी, या फिर हम कहेंगे कि नेशनल इमरजेंसी लग गई है। इस नेशनल इमरजेंसी को 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? एक तो एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल कब होगी? जब बाहर से कोई खतरा आ रहा है, यानी कि जब वार हो, पहली कंडीशन वार, और दूसरा एक्सटर्नल इमरजेंसी हो। इंटरनल कब होगी? जब अंदर कोई खतरा हो। कौन सा? आर्म्ड रिबेलियन वाला, यानी कि आर्म्ड रिबेलियन, इसको बोलेंगे इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये इस तरीके से 2 तरीके से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब यहां पे अगर हम देखें, एक और कंडीशन होती है जहां पे हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। वो क्या है कि अगर बेसिकली क्या है इमरजेंसी में होता क्या है उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज समझते हैं कि ये क्या है, इमिनेंट थ्रेट क्या होती है। कि मान लो कि आपको पता है कि सामने वाला आपके ऊपर हमला करने वाला है, तो क्या हम वेट करेंगे कि वो हमला करेगा तब हम इमरजेंसी लगाएं, तब कोई एक्शन ले?
नहीं। उस केस में जब आपके पास कंफर्म न्यूज है कि बाहर से हमला होने वाला है, उस टाइम पे उस थ्रेट को आप ध्यान में लेते हुए उस थ्रेट के हिसाब से आप उस टाइम पे भी इमरजेंसी लगा सकते हो। उस थ्रेट से डील करने के लिए भी आप इमरजेंसी लगा सकते हो। अब है क्या जनरली अगर आप देखेंगे इमरजेंसी में होता क्या है, एक घर का एग्जांपल लो। घरों में क्या होता है कि जनरली अगर हम कहें मदर, फादर, चिल्ड्रन, ये तीनों हैं। डेली बेसिस पे जो काम हो रहे हैं वो नॉर्मल तरीके से होते हैं कि माँ का अपना काम है, बेटों का अपना काम है और पिताजी का अलग काम है। तो तीनों अलग अलग अपना हिसाब से काम करते रहते हैं। लेकिन जब भी कोई इमरजेंसी आएगी तो इनको प्रोटेक्ट कौन करेगा? जो भी इनका प्रोटेक्टर होगा, इधर मदर या फिर फादर, कोई भी एक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि ये मेरी जिम्मेवारी है इन सबको प्रोटेक्ट करना। तो उस टाइम पे सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर आ जाती है? किसी भी एक के ऊपर, या तो मदर के ऊपर या फादर के ऊपर आ जाती है। यही हाल नॉर्मल इमरजेंसी में देश का भी होता है। कैसे होता है कि जब भी कोई इमरजेंसी आएगी, अगर हम कंट्री का एग्जांपल लें, यहां पे यूनियन है और स्टेट है, ये दो चीजें। नॉर्मली अगर हम देखें तो स्टेट में चीफ मिनिस्टर सरकार चल रही है, यूनियन में प्राइम मिनिस्टर सरकार चल रही है। लेकिन जब भी कोई इमरजेंसी आएगी तो किसकी जिम्मेवारी है उस इमरजेंसी से निपटना? तो आपको समझ में आएगा कि यूनियन देख रेख करेगा तो यूनियन क्या करेगा? स्टेट के ऊपर आ जाएगा कि मेरी जिम्मेवारी बनती है पूरे हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करना। कहां लिखी हुई है बात? ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। कहां पे? आर्टिकल 355 में, कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट ड्यूरिंग एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो किसकी ड्यूटी है? यूनियन की ड्यूटी है। तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा कि हम स्टेट को उनकी पावर यूज करने नहीं देंगे। स्टेट को बोलेंगे अब हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो जैसा मैं बोलूंगा मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन पावरफुल हो जाएगा? यूनियन पावरफुल हो जाएगा। जनरली हम किस तरह के नेशन है? फेडरल नेशन है। जनरली हम किस तरह के हैं? फेडरल है। लेकिन इमरजेंसी टाइम पे हम किस तरह के हो जाएंगे? यूनिटरी हो जाएंगे। जैसे घर में होता है कि सब एक के नीचे आ जाते हैं, एक बंदा सबको कंट्रोल करने लगता है इमरजेंसी टाइम पे, कि जब भी कोई कुछ भी होता है तो सब एक ही की सुनते हैं। तो वैसा ही देश में भी हाल होता है कि जब भी कोई इमरजेंसी आएगी सब एक के ही अंडर आ जाएंगे और सभी एक की ही बात मानेंगे। तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि ये यूनिटरी कंडीशंस आ जाती है इमरजेंसी टाइम्स में। क्लियर है? इतनी चीजें ये आपको पता होनी चाहिए। अब इसी में अगर हम देखें तो दो तरह की हमने देखी, इंटरनल इमरजेंसी और एक्सटर्नल इमरजेंसी। और इसके अंदर अगर हम देखें तो पहले क्या होता था, अगर हम देखें इसको समझने की कोशिश करें तो हुआ क्या, बेसिकली अगर इसको समझेंगे तो हुआ क्या कि पहले जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती थी वो पूरी कंट्री में एक साथ लगती थी, पूरी कंट्री में एक साथ लगती थी। ठीक है। लेकिन बाद में इसको चेंज किया गया और बोला कि पूरी कंट्री में अगर इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं है, अगर ये पार्ट अफेक्टेड है तो मैं सिर्फ इसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी लगूंगा। ये चेंज किया गया बाद में। कब चेंज किया गया? तो हम देखेंगे कि इसको चेंज किया गया हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्यों किया गया? ठीक है, उसको भी अगर आप समझेंगे कि क्यों किया गया तो यहां पे इसको समझेंगे, ईयर आपको पता होना चाहिए। और इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा यहां पे, ये डेट दिखाई दे रही है आपको। अगर आप देखें, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। किस चीज के ऊपर? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के ऊपर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी थी और ये बहुत लंबे टाइम तक चली थी। किसने लगाई थी? अगर आप देखेंगे तो ये इंदिरा गांधी के टाइम पे लगाई गई इमरजेंसी है। कब लगाई गई थी? इंदिरा गांधी के टाइम पे लगाई गई इमरजेंसी है। यहां पे अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में आज तक सिर्फ और सिर्फ 3 बार लगी है इमरजेंसी। कितनी बार लगी है? 1962 में जब चाइनीज अटैक हुआ था तो किस वजह से? एक्सटर्नल एग्रेशन। 1971 में पाकिस्तान ने अटैक किया था, एक्सटर्नल एग्रेशन।
और ये 97 वाली अभी तक हटी नहीं थी, अभी तक हटी नहीं थी। अचानक से इंदिरा गांधी की कुछ स्टोरी हुई थी। क्या स्टोरी हुई थी तो उसको अगर आप सुनना चाहते हैं तो बेसिकली हुआ क्या था कि इसके इलेक्शंस को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया था। क्या? इंदिरा गांधी के इलेक्शंस को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस टाइम पे बोला कि अब प्रधानमंत्री आप नहीं रहेंगी। ये वापस गई और दिल्ली में जाने के बाद वहां पे भी अगर हम देखेंगे तो आपको एक नाम सुनाई देगा उस टाइम पे, ठीक है। तो उस नाम को आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है, आप इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको बताता रहूंगा, आप नहीं पढ़ेंगे तो आप दिमाग से बिल्कुल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे एक नेता का आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और कुछ कॉलेज स्टूडेंट को इकट्ठा करके कुछ नारे लगवा रहे थे। इंदिरा गांधी के पास वो बात पहुंची और उसको बताया गया कि आपके खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। तो इसने क्या किया, रातों रात 1975 में इमरजेंसी लगा दी। एक तो ये रीजन हो गया, ऊपर से वो भड़काने वाला रीजन हो गया, इसने इमरजेंसी लगा दी कि सरकार के खिलाफ नारे लगने वाले हैं, इसको अपनी सरकार गिरती हुई का डर हुआ कि सरकार गिर जाएगी इस हिसाब से। तो इसने क्या किया, इमरजेंसी लगा दी। अब इमरजेंसी में इलेक्शन तो होते नहीं, चाहे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, सरकार इसकी बनी रहेगी। तो इंदिरा गांधी की सरकार बनी रहेगी। यहाँ पे क्या हुआ, इमरजेंसी लग गई और ये इमरजेंसी के टाइम पे क्या करेंगे, यहाँ पे लोकसभा का टेन्योर भी एक्सटेंड हो जाता है। इमरजेंसी लगी, रीजन पता लगा क्यों लगी। अब ये रीजन आपको पता होना चाहिए और इसी हिसाब से हम आगे की चीजें देखेंगे कि सबसे पहले क्या था उस टाइम पे। 1971 में इमरजेंसी ऑलरेडी चल रही थी। जब एक इमरजेंसी ऑलरेडी चल रही हो और दूसरी लगानी हो तो क्या करोगे, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी ने तो लगा दी। अब लगा दी तो क्या करें, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी जगह देनी थी, तो इसीलिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने अमेंड किया और अमेंड करके इसको ऐड कर दिया कि अगर एक जगह पे इमरजेंसी लग रही हो, हम छोटे एरिया में एक और इमरजेंसी लगा सकते हैं, ये कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार गई, नेक्स्ट सरकार आएगी। नेक्स्ट सरकार क्या करेगी कि जो जो इमरजेंसी लगाई गई थी जिन वजह से, यानी कि जो जो नुकसान हुआ देश का, फिर से ऐसा ना हो तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ने किस रीजन की वजह से लगाई थी, उन्होंने लगाई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से। किसकी वजह से? इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से। और ये इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड बहुत वेग है, बहुत वेग। क्यों है बहुत वेग, तो आप समझेंगे ये इसलिए वेग है क्योंकि लोगों, ये इसका तो कुछ भी मीनिंग हो सकता है। दो लोग लड़ रहे हैं, इमरजेंसी लगा दो। अब इमरजेंसी छोटा वर्ड नहीं है, इसका बहुत इफेक्ट होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम इसको। तो फिर क्या किया गया कि ऐसे नहीं, छोटे मोटे वर्ड से नहीं, ऐसे नहीं चलेगा कि किसी भी बात पे इमरजेंसी लगा दो। इसीलिए इंदिरा गांधी की सरकार जाने के बाद 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और उसमें इस वर्ड को चेंज करके क्या कर दिया, आर्म्ड रिबेलियन। अब सिर्फ किसके 3 केसेस में इमरजेंसी लग सकती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। पहले आर्म्ड रिबेलियन की जगह पे था इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्लियर है? तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन कर सकता है इसमें? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक और चीज चेंज हुई। क्या चेंज हुई, तो फिर से मैं आपको फिर से स्टोरी की तरफ लेके चलता हूं कि यहां पे उसे स्टोरी की तरफ लेके चलते हैं कि ये इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर करवाई, इमरजेंसी डिक्लेयर करवाई। अब इमरजेंसी डिक्लेयर कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। अब इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था प्रेसिडेंट, उसमें आर्टिकल 74 पढ़ा था कि प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब यहां पे हुआ क्या, इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट से बात की कि इमरजेंसी लगा दो। अब प्रेसिडेंट ने बोला कि क्या आपने कैबिनेट से पूछ लिया, क्योंकि आर्टिकल 78 भी है, वहां पे लिखा गया है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये सबका डिसीजन नहीं है तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, जब इसने इंदिरा गांधी से वापस पूछा कि क्या आपने सारे कैबिनेट से पूछ लिया है या ये आपका डिसीजन है, तो उसने बोला कैबिनेट तो मेरे अंडर है, इंदिरा गांधी ने, उससे तो मैं कल पूछ लूंगी, कल उसकी परमिशन मिल जाएगी, आप इमरजेंसी लगा दो। तो यहाँ पे बिना पूरे कैबिनेट से पूछे अकेले प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को बोल के इमरजेंसी लगवा दी।
तो ये भी तो गड़बड़ थी। आगे भी ऐसा कोई भी कर देता, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आगे किसी को भी अपनी कुर्सी बचानी होती कर देता। तो इसको भी सुधारा गया। क्या सुधारा गया? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक और चीज सुधारी गई। क्या बोला कि अगर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगानी है तो उस टाइम पे जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है, या हम कहेंगे कि जो भी कैबिनेट है वो कैबिनेट रिटर्न एडवाइस करेगी। मुंह से बोल के काम नहीं चलेगा। मुंह से बोल के तो इंदिरा गांधी ने बोला और काम हो गया कि कल में कर लेंगे, कल हो जाएगा। जब तक रिटर्न सबकी एडवाइस नहीं आएगी कैबिनेट की, किसकी? कैबिनेट की, ध्यान रखना, कैबिनेट की जब तक रिटर्न रिकमेंडेशन नहीं आएगी तब तक इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। और ये प्रोविजन भी हमने ऐड किया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ध्यान रहेगी ये चीज, बिल्कुल ध्यान रहनी चाहिए आपको। तो यहां पे ये भी आ गया। एक चीज और आपको बता दूं, ये कैबिनेट वर्ड हम बोलते हैं ना, ये कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कैबिनेट लिखा ही नहीं हुआ था। यहां फर्स्ट टाइम कैबिनेट लिखा गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। अब उसके बाद हुआ क्या कि नेशनल इमरजेंसी इन्होंने, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, लगाने से पहले एक वो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी 1975। इसमें क्या बोला था कि एक साथ एक टाइम पे दो जगह पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है। क्या? एक साथ एक टाइम पे दो जगह इमरजेंसी हम लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि एक बार लगी है तो पूरे देश में लगी हुई है। अब यहां पे तो लगानी थी ना, क्योंकि 1971 वाली इमरजेंसी ऑलरेडी चल रही है। तो इंदिरा गांधी ने सबसे पहले इसी चीज को चेंज किया बाय अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 कि अगर एक जगह इमरजेंसी चल रही हो दूसरी जगह भी लगा सकते हैं, चाहे उस रीजन से या किसी और दूसरे रीजन से। वहां एक्सटर्नल एग्रेशन से चल रही थी, यहां पे इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से इमरजेंसी लगाई थी। तो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये सारी पहले उसने चेंज किया। क्या चेंज किया कि सबसे पहले तो ये चेंज किया कि एक साथ दूसरी जगह भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। दूसरा एक और चीज चेंज करनी थी कि अगर लगा तो दी, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया तो उसने मना कर दिया तो कि गलत तरीके से लगाई है, तो उसी अमेंडमेंट एक्ट में इसने बोला कि ऐसी कोई नेशनल इमरजेंसी लगती भी है तो नेशनल इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा जाएगा, यानी कि उसके ऊपर कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये गलत हुआ या सही हुआ आप बताएंगे? तो आप बोलेंगे गलत हुआ। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाद में सही किया और बाद में बोला गया कि नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट। क्यों? मिनर्वा मिल्स क्या कहता है? फिर से वही फॉर्मूला है कि एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। तो ये भी अंडर जुडिशियल रिव्यू रहेगी। तो इसीलिए 38th को स्ट्रक डाउन किया गया। कौन से? पूरे 38 को नहीं, सिर्फ इस पोर्शन को, कि इसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा जाए। ये वैलिड है कि एक साथ दो जगह पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है। क्लियर है? इतनी चीजें एकदम क्लियर है। अब उसके बाद चलते हैं कि अप्रूवल कौन देगा। मान लो प्रेसिडेंट ने लगा दी इमरजेंसी, अप्रूवल कौन देगा? तो इसका अप्रूवल पहले क्या होता था, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उस टाइम तक क्या होता था कि आपने इमरजेंसी लगा दी, उसके बाद आराम से दोनों हाउस, पार्लियामेंट के हाउस सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूवल दे देते थे। कौन सी मेजॉरिटी से? सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूवल दे देते थे और वो क्लियर मानी जाती थी कि हाँ इमरजेंसी लग गई है, और वो एक बार लग गई तो लग गई, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे क्या है, यहां क्या है, अगर आप देखोगे यहां पे इसने थोड़ा सा चेंज किया। इसको अगर आप देखोगे, इंदिरा गांधी ने एक बार लगाई, लग गई इमरजेंसी, कंटिन्यू चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जिसने एक बार लगा दिया वो उसकी मर्जी है कब हटाए कब नहीं हटाए। लेकिन नेशनल इमरजेंसी छोटी चीज नहीं है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस के साथ देखा जाना चाहिए। इसीलिए जब 44th अमेंडमेंट किया गया, कौन सा 44th अमेंडमेंट किया गया, तो इसमें बहुत सारी चीजें चेंज की। क्या चेंज की? एक तो सबसे पहला रिटर्न एडवाइस, दूसरा उसके बाद क्या बोला कि इसको हर 6 महीने में एक बार अप्रूवल लेना पड़ेगा, और तीसरा सिंपल मेजॉरिटी को चेंज करके क्या बोला कि इसको स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल कैसे होता है, तो उसको हम प्रोसीजर को पढ़ते हैं कि सबसे पहले कि इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय हाउस, बोथ द हाउस विद इन 1 मंथ। कितने दिन के अंदर? विद इन 1 मंथ इसका अप्रूवल होना जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी।
अगर मान लो हाउस सेशन में नहीं है तब क्या होगा? तो उस टाइम पे इन द मीन टाइम राज्यसभा उसको अप्रूव कर दे, राज्यसभा उसे अप्रूव कर दे, और जब लोकसभा की जब भी सीटिंग हो तो जिस दिन फर्स्ट डे उसकी सीटिंग हुई है उसके बाद से अगले 30 दिन के अंदर अंदर विद इन 30 डेज उसको लोकसभा को भी अप्रूव करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पे मैक्सिमम टाइम 1 महीना है, लेकिन लोकसभा सेशन में नहीं है तो राज्यसभा कम से कम उसे अप्रूव करे, और उसके बाद लोकसभा जब भी सेशन में आएगी विद इन 1 मंथ यानी कि विद इन 30 डेज उसे उसको अप्रूव करना पड़ेगा। तो ये है, और किस मेजोरिटी के साथ? तो इसकी ध्यान रखना, इसकी मेजोरिटी है स्पेशल मेजोरिटी के साथ। स्पेशल मेजोरिटी कौन सी? ये मेजोरिटी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग और टोटल मेजोरिटी ऑफ द हाउस, यानी मिनिमम 50% वोट चाहिए टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस के, और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए। जब इस मेजोरिटी के साथ क्लियर होगी तभी हम उसको 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं। कितने महीने? सिर्फ 6 महीने तक। उसके बाद आपको फिर एक्सटेंड करना है, फिर से आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ उसको एक्सटेंड कराना पड़ेगा। फिर 6 महीने कराना है, फिर करा सकते हो। कितने टाइम के लिए? तो अनलिमिटेड टाइम के लिए आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ध्यान रखना, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सटेंड की जा सकती है। ठीक है? बाकी केस में ऐसा नहीं है, इसको ध्यान रखना कि ये 6 महीने करके अनलिमिटेड टाइम के लिए की जा सकती है। अब आपने इमरजेंसी लगा दी, अप्रूवल भी ले लिया, उसे हटाएं कैसे? तो हटाने के 3 तरीके हम देखेंगे। पहला कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से एक और प्रोक्लेमेशन निकाले और उसको कैंसिल कर दे कि आज से मैं इसको नेशनल इमरजेंसी को हटाता हूं। दूसरा अगर हम देखें कि लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से पास करे, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से पास कर दे कि हम इसको हटाना चाहते हैं, हट जाएगा। तीसरा कि अगर लोकसभा के मेंबर्स कुछ, अगर हम कहें कि 1/10 मेंबर उसके आए और ये 1/10 मेंबर आके स्पीकर को ज्ञापन दे, क्योंकि उस टाइम पे सेशन में नहीं है, और स्पीकर को बोले कि हमें एक सेशन कंडक्ट कराना है इसको रिमूवल के लिए जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है, तो उस टाइम पे ये 1/10 मेंबर किसको देंगे? रिटर्न नोटिस देंगे स्पीकर को, और स्पीकर एक स्पेशल सिटिंग बुलाएगा और वो स्पेशल सिटिंग अप्रूव करेगी इसके नेशनल इमरजेंसी का रिमूवल को या फिर डिसकंटिन्यूएंस को। तो 3 तरीके हैं। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कर सकता है, दूसरा लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से इसको हटा सकती है, लगाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी है, दोनों हाउस चाहिए, हटाने के लिए सिर्फ एक हाउस चाहिए, कौन सा? लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से हटा देगी। और तीसरा, अगर हाउस यानी कि लोकसभा सेशन में नहीं है तो उसके 1/10 मेंबर यानी कि लगभग 55 मेंबर्स के आसपास नोटिस देंगे स्पीकर को और वहां बैठ के उसको अप्रूव कर देंगे, और अप्रूवल के बाद उसको हटाया जा सकता है। ये रिमूवल के 3 प्रोसीजर, तीन तरीके थे, तीनों मैंने आपको बता दिए। रिजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल ओनली लोकसभा सिंपल मेजोरिटी के साथ। रिजोल्यूशन अप्रूविंग द कंटिन्यूएशन, यहां पे दोनों चाहिए, अगर अप्रूव करना है, कंटिन्यू करनी है नेशनल इमरजेंसी, दोनों हाउस स्पेशल मेजोरिटी के साथ। रिमूव के लिए सिर्फ लोकसभा सिंपल मेजोरिटी। तो इतनी चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। इफेक्ट क्या होता है नेशनल इमरजेंसी जब हो गई तब उस टाइम पे क्या होता है? तो सबसे पहले देखेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एग्जीक्यूटिव में अगर हम देखें, इसको बोलते हैं हम नेशनल इमरजेंसी। ऑलरेडी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो एक स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएगा। यहाँ पे यूनियन स्ट्रांग पोजीशन में आ जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट किसके अंडर आ जाएगी? दे आर ब्रॉट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंटर। तो सारी एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर के पास आ जाएगी। क्या स्टेट उस टाइम पे डिसॉल्व हो जाएगा? स्टेट की कोई पावर नहीं है, स्टेट की भी पावर रहेगी। स्टेट को सस्पेंड नहीं किया हमने, स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं किया है इसमें। और जो अगली इमरजेंसी पढ़ेंगे यही डिफरेंस है। जब हम प्रेसिडेंट रूल पढ़ते हैं वहां पे स्टेट को सस्पेंड कर दिया जाता है। स्टेट को इन द सेंस को, स्टेट की जो लेजिस्लेचर है उसको हम सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन यहां पे स्टेट भी बना रहेगा, स्टेट भी काम करता रहेगा, लेकिन ज्यादा जिम्मेवारी यूनियन की है। क्यों है ज्यादा जिम्मेवारी? आर्टिकल 355 क्या बोलता है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द
नेशन या फिर यूनियन टू प्रोटेक्ट इट्स स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। तो यहां पे इसी वजह से कंप्लीट कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल किसके अंडर आएगा? यूनियन के अंडर आ जाएगा। स्टेट अभी भी है, स्टेट भी अपना कंट्रोल चलाते रहेंगे, लेकिन स्टेट यूनियन जो बोलेगा यूनियन की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज होगी। एग्जीक्यूटिव तो हमने पढ़ा, लेजिस्लेटिव पावर का क्या होगा? लेजिस्लेटिव पावर का क्या होगा? तो आप बताएंगे कि नेशनल इमरजेंसी है, यहां पे किसकी जिम्मेवारी है? सेंटर की। तो स्टेट में अब इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, और जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसको याद रखना। फॉर्मूला क्या बताया था? एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ये बताया था। ये फॉर्मूला मैं कई बार बता चुका हूं, ये फॉर्मूला आज भी यूज होगा। कहां यूज होगा? कि एग्जीक्यूटिव पावर है ऑफ स्टेट किसके पास चलेगी? एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की होगी, यूनियन के पास चलेगी। अब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ, सॉरी अब मैं पढ़ूंगा लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट, ये किसके पास जाएगी? एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। तो क्या ये लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट अपने हाथ में ले सकता है? प्रेसिडेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव है। क्या ये प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव पावर को अपने हाथ में ले सकता है? कौन बड़ा, लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव? तो आप कहेंगे लेजिस्लेचर बड़ा है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो रिस्पॉन्सिबल है उसके प्रति, कोई भी काम करेगा उसे लेजिस्लेटिव को जवाब देना पड़ेगा। तो क्या एक एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर ले सकता है? तो आप कहेंगे नहीं। तो आपको यहां समझ में आ जाएगा कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट है, ये चले जाएगी पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेटिव पावर एक लेजिस्लेचर के पास ही जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पे किस फॉर्मूले से? इसी फॉर्मूले से ध्यान रहेगी ये चीज। एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन के पास गई, जहां पे भी जो इसको यूज कर रहा है। लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट के पास जाएगी। अब पार्लियामेंट को अगर ये पावर मिल रही है तो इसका मतलब क्या है? पार्लियामेंट को ये पावर मिल रही है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे भी, स्टेट लिस्ट पे भी कोई भी लॉ बना सकता है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट को भी पावर मिल जाती है। लेजिस्लेटिव पावर जितनी भी स्टेट की हैं वो सब पावर यूनियन के पास भी आ जाती हैं, पार्लियामेंट के पास भी आ जाती हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या स्टेट अपने लिए लॉ नहीं बना सकता जब पार्लियामेंट बना रहा है? स्टेट भी बना सकता है, क्योंकि यहां पे मैंने बोला था कि स्टेट आर नॉट सस्पेंडेड, वो अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो लॉ बनाए गए हैं इमरजेंसी के दौरान, इसकी एक टाइम लिमिट होती है। क्या टाइम लिमिट होती है? ये जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाए हैं ना, ये ऑटोमेटिकली 6 महीने बाद खत्म हो जाएंगे। जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है उसके 6 महीने के अंदर अंदर जो भी लॉ पार्लियामेंट ने बनाए होंगे स्टेट लॉ में, वो सब खत्म हो जाएंगे। ये भी डिफरेंस ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं प्रेसिडेंट रूल बताऊंगा उसमें ये लॉ खत्म नहीं होते। यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट जो भी लॉ बना रही है स्टेट लिस्ट पे, वो सब लॉ 6 महीने के बाद खत्म हो जाते हैं। ये चीज इसमें ध्यान रखना। इसीलिए बोलता हूं कंपैरेटिव स्टडी करो, आपको चीजें याद रहेंगी। स्टेट का अगर आपको याद है तो ऑटोमेटिकली कंपेयर करना, जैसे ही मैं स्टेट का बताऊंगा, प्रेसिडेंट रूल बताऊंगा, उसी टाइम पे उसका आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि उसमें क्या था। क्लियर है? तो ये चीजें ध्यान रखना। फाइनेंशियल में क्या होगा? एग्जीक्यूटिव पढ़ा, लेजिस्लेटिव पढ़ा, फाइनेंशियल इफेक्ट क्या पड़ेगा नेशनल इमरजेंसी का? तो आप देखेंगे कि स्टेट और यूनियन के बीच में कुछ पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, इसको प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकता है। प्रेसिडेंट इसको अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकता है। चाहे तो उसमें से स्टेट को एक भी पैसा ना दे, चाहे तो थोड़ा ज्यादा देना चाहे तो दे सकता है।
तो प्रेसिडेंट उसको मॉडिफाई कर सकता है। तो जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, क्या ये मॉडिफिकेशन खत्म हो जाएगा? नहीं, ये उस पूरे फाइनेंशियल ईयर पे लागू रहेगा। यानी कि जब भी इमरजेंसी ऑपरेट खत्म हो जाती है, वो पूरे साल वो लागू रहेगा। जब तक कि वो फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं होता, तब तक जो भी मॉडिफिकेशन किया होगा वो लागू रहेगा। ठीक है, इतनी चीजें इसमें ध्यान रखना। और ये अगर चेंज करना है तो प्रेसिडेंट ने ऐसा कोई भी चेंज किया है तो उसको कहां रखेंगे? उसको आप हमेशा रखोगे दोनों हाउसेस पे, यानी लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कस के लिए उनके पास रखा जाएगा कि प्रेसिडेंट ने ऐसे ऐसे मॉडिफाई किया है। ठीक है, तो ये उनको भी बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, लेजिस्लेचर को बताना पड़ेगा। क्लियर है इतनी चीजें? अब पढ़ते हैं कि लेजिस्लेचर के टर्म पे क्या फर्क पड़ेगा, लोकसभा की लाइफ का क्या होगा, जो सरकार है उसकी लाइफ कितनी चलेगी। तो यहां पे आपको पता लगेगा कि लेजिस्लेटर की टर्म भी हम बढ़ाते रहेंगे। लाइफ ऑफ लोकसभा में बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म, और एक बार में अगर हम देखेंगे तो यहां पे हम 1 साल बढ़ा सकते हैं। एक बार में हम 1 साल बढ़ा सकते हैं। और कितने टाइम के लिए? इन्फिनिटी टाइम के लिए 1-1 साल करके बढ़ा सकते हैं कि 5 साल के लिए नॉर्मली आई है, उसके बाद मान लो यहाँ पे इमरजेंसी लगा दी तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया, इमरजेंसी हमने खत्म नहीं किया फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिया, फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिया। जब तक इमरजेंसी चलती रहेगी तब तक हम इसको बढ़ाते रहेंगे। यानी कि ये कि सरकार काम करती रहेगी। यही तो हम इंदिरा गांधी ने किया था, इसीलिए तो किया था कि ताकि उसकी सरकार गिरे ना और बनी रहे। समझ में आया क्यों किया था? तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि वो ऐसे अपनी सरकार को बढ़ाते रही। 5 साल के लिए चुनी गई थी 71 से लेकर 76 तक, लेकिन अगर हम देखेंगे तो वो 77 तक रही। ठीक है, तो शायद 70 से 75 थी तो 77 तक वो रही थी, और 77 में फाइनली जब इमरजेंसी खत्म हुई उसके बाद अगर हम कहेंगे तो 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली जो भी एक्सटेंडेड पीरियड है, यानी कि जो भी लोकसभा का एक्सटेंडेड पीरियड है, जिस दिन इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 महीने बाद लोकसभा भी अपने आप खत्म हो जाएगी, अगर उसका पीरियड पूरा हो गया तो। क्लियर है इतनी चीजें? स्टेट लेजिस्लेचर का क्या होगा? ये तो हमने यूनियन का बताया, लोकसभा का बताया। स्टेट का क्या होगा? तो स्टेट का भी अगर जहां जिस स्टेट में इमरजेंसी है या फिर पूरे नेशन में इमरजेंसी है तो स्टेट लेजिस्लेचर को भी इसी तरीके से एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल एक बार में, और जिस दिन इमरजेंसी खत्म हो जाए उसके बाद 6 महीने। तो कितना हो जाएगा? 5 + 1 + 1 इन्फिनिटी टाइम जब तक इमरजेंसी चल रही है, और प्लस जब इमरजेंसी खत्म हो जाए उसके बाद 6 महीने तक। तो स्टेट लेजिस्लेचर को भी बढ़ा सकते हैं, यूनियन को भी बढ़ा सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। ये हमने इफेक्ट देखा, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब उसके बाद हम एक और चीज देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स पे क्या फर्क पड़ता है। इमरजेंसी के टाइम पे आपके फंडामेंटल राइट रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या क्या चीजें समझनी पड़ेंगी? आपको समझनी पड़ेंगी, एक तो आर्टिकल 19, इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। उसके अलावा आर्टिकल 20 और 21 के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और उसके अलावा रिमेनिंग राइट्स, इनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। इन तीनों को आपको अलग अलग समझना पड़ेगा। अगर आप इन तीनों को समझ पाते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहली चीज मैं आपको इसमें बता दूं, 20 और 21 इनको बोला जाता है इनएलिएनेबल राइट्स। यानी किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी आ जाए, आप इन्हें रिमूव नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिमूव्ड। तो इनको आप अलग से लिख सकते हैं कि आर्टिकल 20 और 21 किसी भी तरह की इमरजेंसी में रिमूव नहीं किए जा सकते, इसीलिए इनको इनएलिएनेबल राइट्स बोला जाता है। 19 में हम 2 केस देखेंगे। क्या केस देखेंगे? कि इंटरनल इमरजेंसी है तो क्या है, और एक्सटर्नल इमरजेंसी है तो क्या है। अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी, एक्सटर्नल इमरजेंसी यानी कि वॉर की वजह से या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से अगर कोई इमरजेंसी लगी है, तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाएगा।
अपने आप इसके अंदर कितने राइट है हम देखेंगे, 6 राइट हमने पढ़े थे आर्टिकल 19 के अंदर, वो 6 के 6 राइट आपके अपने आप खत्म हो जाएंगे। आर्टिकल 19 के अंदर जितने भी राइट हैं, अगर एक्शनल इमरजेंसी है तो वो सब खत्म हो जाएंगे उस टाइम पे जब तक इमरजेंसी रहेगी, और जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी अपने आप दोबारा से वो राइट आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? लेकिन अगर इंटरनल इमरजेंसी है तो इस राइट को नहीं हटाया जा सकता, उस टाइम पे कैन नॉट बी रिमूव्ड। इंटरनल इमरजेंसी यानी कि आर्म्ड रिबेलियन में आपका आर्टिकल 19 कैन नॉट बी रिमूव्ड, और एक्सटर्नल एग्रेशन में अगर हम देखें, वॉर के टाइम पे देखें यानी एक्सटर्नल इमरजेंसी में देखें तो ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। तो ये चीज देखी, आर्टिकल 19 पढ़ा, 20, 21 पढ़ा, उसके अलावा जितने भी राइट बच गए 14, 15, 16, 17, 18 और उसके बाद आप देखेंगे 22 से लेकर 32 तक, उन सारे राइट्स का क्या, तो रिमेनिंग राइट्स का क्या होगा कि रिमेनिंग राइट्स को प्रेसिडेंट स्पेसिफिकली मेंशन करेगा। प्रेसिडेंट को अपने इमरजेंसी के ऑर्डर में स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि इनमें से कौन कौन सा राइट खत्म किया जा रहा है और कौन सा नहीं किया जा रहा है। यानी इन राइट्स को खत्म किया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान, लेकिन प्रेसिडेंट को मेंशन करना पड़ेगा कि ये राइट्स आपके खत्म किए जा रहे हैं और ये नहीं किया जा रहा है। जिसका मेंशन है वो राइट खत्म, जिसका नहीं है वो राइट खत्म नहीं होगा। तो इन तीनों में डिफरेंस ये आपको पता होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आया होगा। 2021 हटाया नहीं जा सकता, 19 के 2 केस हैं, इंटरनल में हटाया नहीं जा सकता, एक्सटर्नल में अपने आप हट जाता है। इसको हटाना है तो प्रेसिडेंट अलग से मेंशन करेगा, उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है एक्सटर्नल में, वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। लेकिन इनको हटाना है तो प्रेसिडेंट को अपने ऑर्डर में मेंशन करना पड़ेगा कि मैं ये राइट हटाना चाहता हूं, ये नहीं हटाना चाहता। ठीक है, तो ये आपको राइट्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। और इसी चीज को हम देखेंगे कि 6 राइट हैं अंडर आर्टिकल 19, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं जब भी आपका एक्सटर्नल एग्रेशन हो। यहां पे मैंने एक्सटर्नल एग्रेशन शायद लिखा नहीं है, यहां पे ये एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे ये रहा कि 6 फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 सस्पेंड अंडर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि आर्म्ड रिबेलियन के टाइम पे, और इसको हम कहेंगे कि इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे ये सस्पेंड नहीं होते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल में सस्पेंड होते हैं। और पहले क्या होता था कि पहले ऑटोमेटिकली सारे सस्पेंड हो जाते थे, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, लेकिन इसको चेंज किया गया 44th में, बोला कि सिर्फ इंटरनल में ये सस्पेंड नहीं होंगे और एक्सटर्नल में ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। ऐसे ही अदर राइट्स अगर हम देखें, ये अंडर आर्टिकल 358 आएगा, ध्यान रखना। आर्टिकल ये जो हमारा आर्टिकल 19 के बारे में जो राइट्स हैं आर्टिकल 358 में लिखा गया है, उसके अलावा बाकी सारे राइट्स हैं वो आपके आर्टिकल 359 में लिखे गए हैं। ठीक है, तो 359 में लिखा हुआ है कि जो भी प्रेसिडेंट मेंशन करेगा सिर्फ वो ही फंडामेंटल राइट आपके सस्पेंड होंगे। ओनली दोज राइट्स विच आर स्पेसिफाइड इन प्रेसिडेंट राइट, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, तो उस वो ही राइट सिर्फ आपके सस्पेंड होंगे। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसी में 44th में ही एक और सेफगार्ड ऐड किया गया, और उसी में पहले क्या होता था, सारे राइट्स खत्म, लेकिन बोला कि 20 और 21 को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। ये हमने कब ऐड किया, आर्टिकल 44th अमेंडमेंट में। यहाँ पे बोला कि 20 और 21 ये खत्म नहीं किए जा सकते, इनको बना दिया इनएलिएनेबल। कब बनाया, 44th में। तो इतनी चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए। ये हम देख चुके हैं, 3 बार इमरजेंसी लगी आज तक, 62, 71 और 75, है ना। तो 75 कब लगी है, जब 71 ऑलरेडी फोर्स में थी। ठीक है, ये लगी है इंटरनल डिस्टर्बेंस, बाकी दोनों एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से। ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं तो आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल क्या है बेसिकली, ठीक है। तो प्रेसिडेंट्स रूल क्या होता है, ये कब लगाया जा सकता है, तो इतनी चीजें अगर आपको पता है तो ये इजी है। सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए क्या है और इसको कब कब लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट रूल का क्या मतलब है। तो इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको, प्रेसिडेंट रूल क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट का रूल हो जाए, और प्रेसिडेंट का रूल होने का क्या मतलब है कि वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली वो खत्म हो जाए। अब वहां प्रेसिडेंट का शासन चलेगा। लॉ कौन बनाएगा,
कौन बनाएगा? लॉ पार्लियामेंट ही बना सकती है, प्रेसिडेंट नहीं बनाएगा। पार्लियामेंट बताएगी कि कौन बनाएगा, लेकिन शासन यूनियन का हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। इसको अगर हम देखें, इसको डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था डेड लेटर। क्यों बोला था डेड लेटर? कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी कंडीशंस में यूज होगा जहां पे बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई, ये तो कभी कोई यूज ही नहीं करेगा। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने बोला था कि ये डेड लेटर है। लेकिन लोगों ने बोला था कि इसका मिसयूज हो सकता है, उसने बोला था नहीं, इसका कौन मिसयूज करने वाला है। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मिसयूज होने वाला आर्टिकल कोई है तो आर्टिकल 356 बहुत बार लगा है, बहुत सारे स्टेट्स में लगा है। उसको भी देखेंगे हम कि कहां कितनी बार लगा है, तो वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ज्यादा मिसयूज होने वाला है, जिसको डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने एक बार डेड लेटर नाम दिया था। 2 कंडीशंस में लगाया जा सकता है। कौन सी 2 कंडीशंस हैं? एक तो आर्टिकल 356 में लिखी है, एक आर्टिकल 365 में लिखी है। 56 में क्या लिखा है? 56 में क्या लिखा है? व्हेन गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है इसका? जब एक स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलाई जा सकती, तो उस टाइम पे ये मजबूरी हो जाती है कि वहां पे प्रेसिडेंट आके अपना रूल बना ले, यानी वहां के लॉ को, वहां की गवर्नमेंट को खत्म कर दे। क्लियर है? जब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई गवर्नमेंट नहीं चल रही है, तब वहां से गवर्नमेंट को हटाने के लिए है आर्टिकल 365 में। कैसे पता लगेगा? 2 तरीके हैं। या तो गवर्नर रिपोर्ट लिख के दे कि यहां पे ऐसी कंडीशन आ गई है कि लॉ के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट नहीं चल रही है। नहीं तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से भी कर सकता है। जब प्रेसिडेंट को फील हो जाए कि गवर्नर को तो उन्होंने दबा लिया, गवर्नर कुछ बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसको दिख रहा है कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार नहीं चल रही है, तब भी वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है आर्टिकल 365 में। 365 में क्या लिखा हुआ है? व्हेन अ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद और गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन ऑफ द सेंटर। क्या मतलब है? कि सेंटर कोई डायरेक्शन इशू करे, सेंटर कोई डायरेक्शन इशू करे और स्टेट उसको मानने से मना कर दे, तो उस टाइम पे भी ये लग जाएगा कि स्टेट जो है सेंटर को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे उसको लगेगा कि दिस इज द वैलिड रीजन टू इम्पोज अ प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए ये एक वैलिड रीजन माना जाएगा। तो 2 कंडीशन है। 356 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार नहीं चल रही, उस टाइम पे या तो गवर्नर रिपोर्ट लिख के दे या प्रेसिडेंट को खुद भी कर सकता है। दूसरी कंडीशन, जब यूनियन स्टेट को कोई इंस्ट्रक्शन दे और स्टेट उसको ना माने, तो उस टाइम पे भी यूनियन प्रेसिडेंट रूल वहां पे लगा सकता है। ये क्लियर है? इसका अप्रूवल कैसे होना चाहिए? प्रेसिडेंट रूल तो लगा दिया, अप्रूवल कैसे होगा? हम इसको अब कंपेयर करेंगे, नेशनल इमरजेंसी से कंपेयर करेंगे, आपको चीजें याद होती जाएंगी। यहां पे मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस, वहां क्या था? बोथ द हाउसेस, यहां तक सही है। यहां पे अगर आप देखोगे विद इन 2 मंथ है, लेकिन वहां क्या था? 1 मंथ था। नेशनल इमरजेंसी विद इन 1 मंथ होनी चाहिए, यहां पे 2 मंथ है। आगे की कंडीशन सेम है कि अगर दोनों, मतलब अगर हम कहें कि एक हाउस सेशन में नहीं है, तो मेन टाइम में राज्यसभा उसे अप्रूव कर दे, और उसके बाद जब भी दूसरा सेशन, यानी कि जो भी लोकसभा है, वो जिस दिन आएगी फर्स्ट सिटिंग से लेके 30 दिन का उसे टाइम मिलेगा, 30 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल कर दे। यानी कि ये और ये चीज ये मैच कर रही है नेशनल इमरजेंसी से, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है। यहां पे क्या है? यहां 2 महीने है, वहां पे 1 महीने का टाइम था, बाकी सब सेम है। ठीक है? अब दूसरी चीज देखते हैं कि इसको एक बार में कितने महीने के लिए लगाया जा सकता है, कितने टाइम के लिए? मैक्सिमम इसको 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। उसके बाद फिर एक्सटेंड करना है, कर सकते हैं। कितना महीना? 6 महीने। उसके बाद फिर करना है, कर सकते हैं। कितना? 6 महीने। ऐसा कर करके नेशनल इमरजेंसी था अनलिमिटेड टाइम तक कर सकते हैं, लेकिन यहां पे मैक्सिमम 3 साल तक के लिए किया जा सकता है। 6 + 6 + 6 + 6 + 6, बस 3 साल हो गए। उसके आगे प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन नेशनल इमरजेंसी को इन्फिनिटी टाइम तक किया जा सकता था, 3 साल मैक्सिमम। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। पहले क्या हो रहा था? लोग इसको बहुत ज्यादा मिसयूज करने लग गए थे। उसके बाद इसमें एक कंडीशन डाली गई अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सेम है वो, सारे सुधार कहां किए गए हैं? 44th में। तो 44th में क्या कंडीशन डाली है कि 1 साल तक तो आप अप्रूव कर दो, कोई बात नहीं,
लेकिन 1 साल के बाद आपको अप्रूवल चाहिए अगले 2 साल के लिए, तो आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है। क्या क्या कंडीशन? पहली कि कहीं ना कहीं देश में उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी चल रही है, तभी 1 साल के आगे आप एक्सटेंड कर सकते हो। अगर इमरजेंसी नहीं चल रही है तो 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी, इसके साथ साथ इमरजेंसी चल रही है, उसके साथ साथ आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, जहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको लिख के देगा कि यहां पे इलेक्शन नहीं कराए जा सकते हैं, इलेक्शन नहीं कराए जा सकते हैं। ये एक सर्टिफिकेट आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ पूरे देश में कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं उसी स्टेट में, कहीं पे भी अगर कोई नेशनल इमरजेंसी चल रही है तभी आप 1 साल के बियॉन्ड उसको एक्सटेंड कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान रखना कि ये वाली अगर आप देखोगे, जो अगर हम कहें अप्रूवल, यहां पे जो पार्लियामेंट का जो अप्रूवल है बोथ द हाउसेस, ये है हमारा सिंपल मेजोरिटी से, और हमारा नेशनल इमरजेंसी वाला स्पेशल मेजोरिटी से था। ये सिंपल मेजोरिटी से है। इसका कंटिन्यूएशन भी जो चलेगा 6 महीने के बाद अगले 6 महीने का अप्रूवल लेना है, ये भी सिंपल मेजोरिटी से होगा। वहां पे हर बार स्पेशल मेजोरिटी से उसको करना पड़ता था। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? उसको हटाने के लिए 3 कंडीशन थी। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से भी कर सकता है, लोकसभा उसको सिंपल मेजोरिटी से क्लियर कर दे तब भी हो सकता है। तीसरा कि 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा आके स्पेशल सेशन बुलाएंगे और उस स्पेशल सेशन में भी उस इमरजेंसी को हटा सकते हैं। 3 कंडीशन थी। यहां पे अगर हम देखें तो किसी पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है रिवोक करने के लिए, सिर्फ प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कर सकता है कि प्रेसिडेंट बस करे, चाहे कभी भी इसको हटा सकता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा इसको रिवोक किया जा सकता है। क्लियर है इतनी चीजें? ये क्लियर है इसके बारे में। अब उसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसके इफेक्ट क्या क्या हैं। उसके इफेक्ट हमने देखे थे, इसमें क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले गवर्नर का क्या होगा? गवर्नर अब बन जाएगा सेंटर का एजेंट। और यहां पे अगर हम कहें कि गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट कैरीज ऑन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का सारा जिम्मा गवर्नर के अंडर आ जाएगा। और गवर्नर किसके बिहाफ में काम करेगा? प्रेसिडेंट के अंडर। तो प्रेसिडेंट का रूल आ गया एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नर भी उसी के हिसाब से ही काम करेगा, तो ये कहेंगे प्रेसिडेंट रूल। दूसरा, प्रेसिडेंट या तो सस्पेंड करेगा या डिसॉल्व करेगा। एक क्वेश्चन कई बार आता है कि जब भी प्रेसिडेंट रूल होता है तो उस टाइम पे क्या स्टेट लेजिस्लेचर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है? तो आंसर हो जाएगा गलत, ऑटोमेटिकली नहीं होती है। उस टाइम पे ये प्रेसिडेंट की मर्जी है, या तो उसको सस्पेंड करे या उसको डिसॉल्व करे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। और जब भी उसको सस्पेंड या डिसॉल्व कर रहा है, इसका अप्रूवल उसे पार्लियामेंट से लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा? पार्लियामेंट से। ये डिसॉल्यूशन का पार्लियामेंट अप्रूवल देगा, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली है भाई, और एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। यहां पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्लियर है इतनी चीजें? ये क्लियर हुई क्या क्या फर्क पड़ रहा है? स्टेट, अब ध्यान रखना, नेशनल इमरजेंसी में ना तो इसको सस्पेंड कर रहे थे ना डिसॉल्व कर रहे थे, लेकिन यहां पे या तो सस्पेंड करेगा या डिसॉल्व करेगा। यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काम उस टाइम पे काम नहीं करेगी, वहां कर रही थी। समझ में आया दोनों में क्या अंतर है? ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे कोई भी लॉ बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट होता क्या है, यहाँ पे पार्लियामेंट जो है इस पावर को, जो उसकी लॉ बनाने की जो पावर है, ये किसी दूसरे बंदे को भी दे सकती है, लेकिन देगा कौन? पार्लियामेंट ही देगी। वो पार्लियामेंट की पावर है ना कि पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर में भी लॉ बना सकती है, और ये अपनी इस लॉ बनाने की पावर को किसी और को भी दे सकती है, प्रेसिडेंट को भी दे सकती है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, वहां पे अगर आपने नेशनल इमरजेंसी में कोई भी स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाया था, वो कितने महीने के लिए? इमरजेंसी खत्म हो गई तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए काम करेगा। लेकिन यहां पे प्रेसिडेंट रूल के दौरान आपने कोई भी स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाया है, वो आपका कंटिन्यू रहेगा इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल। इवन आफ्टर प्रेसिडेंट रूल वो लॉ कंटिन्यू चलता रहेगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है 6 महीने की। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, स्टेटस, पावर, फंक्शन ऑफ द कंसर्न स्टेट,
हाई कोर्ट रिमेन सेम इवन ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे ना तो नेशनल इमरजेंसी में कोई फर्क पड़ा था, ना यहां कोई फर्क पड़ेगा, इनकी फंक्शनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर चेंज हो रही है। फाइनेंशियल पावर नेशनल इमरजेंसी में चेंज हो रही है, वो तो हमने यहां भी नहीं की है। यहां पे डेड लेटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि अंबेडकर को लगा था कि ये इसका कभी यूज ही नहीं करेंगे कोई, इसलिए इसको डेड लेटर बोला जाता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मिनर्वा मिल्स केस में एक रूल बताया था, एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कि वेन एवर प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं की जा रही है, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। कंडीशन क्या है कि प्रेसिडेंट जब सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा। जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कि आपको कैसे लगा कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार नहीं चल रही है, तो कोर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये इसके अंडर रहेगा, ध्यान रखना। अब हुआ क्या, इसी के ऊपर केस होता है, सुप्रीम कोर्ट केस होता है, और वो है SR बोम्मई केस। क्या है? SR बोम्मई केस। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी कि अगर आपको कभी भी प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो ये गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है। क्या गाइडलाइन है कि प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इंपोजिंग प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये तो अभी हमने पढ़ा कि जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा अगर आप कोई भी प्रेसिडेंट रूल लगाते हो। सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन रेलेवेंट मटेरियल, कि अगर आप किसी चीज को देख के लगा रहे हो तो वो आप मटेरियल, मतलब हम कहेंगे कि मटेरियल जो है वो उसको जस्टिफाई करोगे कि आपने इस चीज को देख के प्रेसिडेंट रूल लगाया है। तो दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन अ रेलेवेंट मटेरियल। अपनी मर्जी से नहीं लगाना, अपनी मर्जी से नहीं लगाना, बिना तथ्यों के, बिना फैक्ट्स के, बिना सबूतों के आपको प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाना है। तो ये हुआ। बर्डन लाइज ऑन सेंटर टू प्रूव, कि अगर आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया है तो आपको ही प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों लगाया है, तो सेंटर प्रूव करेगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी डिसॉल्व्ड ओनली आफ्टर पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ने बोला कि आज से मैं तुम्हारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करता हूं, नहीं, क्योंकि वो लॉ के खिलाफ हो जाएगा। लॉ क्या बोलता है? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर कब डिसॉल्व हो पाएगा? जब उसे पार्लियामेंट अप्रूव करेगी। चाहे उसको प्रेसिडेंट बोले कि मैं आज से डिसॉल्व करता हूं, उस ऑर्डर को पार्लियामेंट अप्रूव करेगी, तभी हम उसको डिसॉल्व मानेंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड कर सकता है वो, लेकिन डिसॉल्व नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। Until such approval given, the president can only suspend the assembly। सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड कर सकता है तब तक जब तक पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं देती। पार्लियामेंट अप्रूवल के बाद वो डिसॉल्व भी कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? ये MCQ निकलते हैं यहां से, तो ध्यान रखना इन सब चीजों का कि कैसे कैसे है। इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट वुड इम्प्रॉपर, इसी ने बताया कि कब इंप्रॉपर होगा प्रेसिडेंट रूल लगाना। इंटरनल डिस्टर्बेंस नॉट अमाउंटिंग टू इंटरनल सबवर्सन और फिजिकल ब्रेकडाउन, कि अगर छोटा मोटा कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस है लेकिन फिजिकल ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है, मतलब चीजों बिल्कुल हाथ से बाहर नहीं जा रही हैं, तब तक आप वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाओगे, यानी कि ज्यादती कर रहे हो स्टेट के ऊपर। तो ये हम कहेंगे कि ये इंप्रॉपर हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी हर छोटी बात पे प्रेसिडेंट रूल लगाना। माल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट और एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट मिनिस्ट्री, अगर किसी मिनिस्ट्री के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, आप उस बेस पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते, तो वो स्टेट का इंटरनल मैटर है, स्टेट वाले आपस में सुलझेंगे, उसके लिए बहुत सारी एजेंसीज हैं, आप प्रेसिडेंट रूल वहां नहीं लगा सकते, वहां पे भी इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो दोनों के डिफरेंस देख लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल। यहां पे क्या है कि सेंटर को पावर मिल जाती है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के जितने भी स्टेट की पावर होती हैं वो सब सेंटर को भी मिल जाती है, लेकिन स्टेट का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कंटिन्यू रहता है, सस्पेंड नहीं होता है। बल्कि प्रेसिडेंट रूल में अगर हम देखें तो यहां पे या तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है लेजिस्लेचर को, या उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, और एग्जीक्यूटिव को डिसमिस कर देते हैं। एग्जीक्यूटिव डिसमिस हो गया और लेजिस्लेचर या तो सस्पेंड हो जाएगा या डिसॉल्व हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस पता लगा। यहां पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट पे, खुद डेलीगेट नहीं कर सकती पावर। ऐसा नहीं है कि खुद किसी को बोल दिया कि मेरा मन नहीं है तुम बना लो लॉ।
अगर लॉ बनाना है स्टेट लिस्ट पे तो यहाँ खुद बना सकती है, लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल है तो यहाँ पे इस पावर को ये डेलीगेट भी कर सकती है। चाहे तो प्रेसिडेंट को या किसी और को भी ये पावर दे सकती है कि तुम भी स्टेट के लिए लॉ बना सकते हो, लेकिन पावर कौन देगा? पार्लियामेंट देगी। यहाँ पे मैक्स टाइम देखें तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, 6 महीने प्लस 6 महीने प्लस 6 महीने, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 3 साल तक जा सकता है। यहाँ पे सेंटर और स्टेट के रिलेशन मॉडिफाई हो जाते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं मॉडिफाई, ये कोई चेंज नहीं है। इसको अप्रूवल करना है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अप्रूवल प्लस फर्दर कंटिन्यू कराना है तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, यहाँ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी में आपके फंडामेंटल राइट्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, अभी देखा हमने कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो लेकिन प्रेसिडेंट रूल में फंडामेंटल राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। लोकसभा कैन पास ए रेजोल्यूशन फॉर इट्स रिवोकेशन, इसको हटाना है तो लोकसभा भी रेजोल्यूशन पास करके हटा सकती है, लेकिन यहाँ लोकसभा का कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इसको हटा सकता है, लोकसभा नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता है तो आप इजीली इनको कर पाओगे। अब कुछ एक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। स्टेट पीसीएस में कई बार पूछ ले जाते हैं कि फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल कहाँ इंपोज किया गया था, तो फर्स्ट टाइम पंजाब में 20 जून 1951 में इंपोज किया गया था। आज तक सबसे लंबा प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगा है, तो पंजाब में ही लगा है। कितने दिन के लिए? 4 साल 259 दिन। आप कहेंगे कि प्रेसिडेंट रूल तो मैक्सिमम 3 साल के लिए लग सकता है, तो इसके लिए एक अलग से अमेंडमेंट किया गया था, और वो क्या किया गया था यहां पढ़ सकते हैं, जहां पे 3 साल को इन्होंने चेंज करके कुछ टाइम के लिए स्पेशल केस के लिए 5 साल किया था। पंजाब के केस में, स्पेशल केस में 3 साल को चेंज करके 5 साल किया था। तो इसी वजह से यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम रहा था 4 साल 259 दिन के लिए। 11 मई 1987 से लेके 25 फरवरी 1992 तक यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल रहा था। अगर आज तक देखें कि सबसे ज्यादा दिनों तक किस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है, तो वो भी पंजाब ही है। तो वो भी कितना है? एब्सोल्यूट नंबर ऑफ डेज में देखें तो पंजाब है। कितना? 3510 दिन के लिए आज तक टोटल लग चुका है। अगर हम देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा है सबसे ज्यादा बार, तो वो लगा है यूपी में 10 बार, सबसे ज्यादा बार यूपी में लग चुका है। और इसी चीज को अगर आप इस चीज में देखना चाहो तो देख सकते हो कि सबसे ज्यादा पंजाब में 3510 दिन, फिर अगर आप देखोगे तो उसके बाद आपको जम्मू एंड कश्मीर दिखाई देगा 2051 डेज, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे यूपी दिखाई देगा 1700 दिन, फिर आपको कहां दिखाई देगा? केरला 1515। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हो कि कहां कहां कितना लगा। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट रूल है। अब एक लास्ट की इमरजेंसी और पढ़ते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352 पढ़ा, 356 पढ़ा, अब पढ़ते हैं 360। तो 360 में क्या है? तो 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये आज तक इंडिया में नहीं लगी है। नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड सो फार, आज तक नहीं लगी। और इसमें क्या होगा, कब लगाई जा सकती है? जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया इज अंडर थ्रेट, कि जब भी लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोई खतरा है तो उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। क्या होता है इसमें, कौन लगा सकता है? तो इसको भी प्रेसिडेंट लगा सकता है जब भी उसे लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में है। तो क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से लगा रहा है तो क्या उसकी मर्जी जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएगी? तो ध्यान रखना मिनर्वा मिल्स का फॉर्मूला कि एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। तो ये भी दिस इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, इसको भी चेक किया जा सकता है क्या सही तरीके से फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई है कि नहीं है। और इसका प्रोक्लेमेशन, जब प्रेसिडेंट ने बोला कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है, इसको प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड विद सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी के साथ बोथ द हाउसेस। कितने दिन? 2 महीने में। अगर राज्यसभा उस टाइम पे है तो राज्यसभा उसको अप्रूव कर देती है, तो उसके बाद लोकसभा जब भी आएगी उसके बाद 30 दिन। ये कंडीशन बिल्कुल सेम है जैसी प्रेसिडेंट रूल की थी, वही चल रहा है सेम, है ना। और उसके बाद एक चीज डिफरेंस हो जाएगी कि एक बार इसे अप्रूव कर दिया, एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी अप्रूव हो गई, फिर ये अनलिमिटेड टाइम के लिए चलती रहेगी। इट विल कंटिन्यू इनडेफिनेटली, जब तक कि इसे हटाया ना जाए। यानी इसको हर बार 6 महीने में अप्रूवल की जरूरत नहीं है।
तो क्लियर इतनी चीजें, इसको हर बार 6 महीने में अप्रूवल की जरूरत नहीं है, जब तक इसे हटाया ना जाए ये ऑटोमेटिकली कंटिन्यू चलती रहेगी। और यही चीज यहाँ पे लिखा है कि रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड। इसको कौन हटा सकता है? लगाया तो प्रेसिडेंट ने है, तो इसको हटा भी प्रेसिडेंट ही सकता है। इट कैन बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। हटाने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। क्लियर है इतना? इफेक्ट क्या होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का? तो इफेक्ट देखोगे तो जितनों की सैलरी है सबके कम की जा सकती है। किसी की भी सैलरी, अलाउंस, किसी भी चीज की, किसी भी मतलब क्लास के अगर हम लोगों की देखें तो सबकी सैलरी इसमें कम की जा सकती है या फिर नहीं भी दी जा सकती है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना, जितनी भी सैलरी होगी वो जाएगी। और जितने भी मनी बिल हैं स्टेट के, अगर हम कहें कि जितने भी स्टेट के मनी बिल हैं, कंपलसरी हो जाता है स्टेट को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखना कि वो प्रेसिडेंट ही उसको अप्रूव करेगा। कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगी सभी मनी बिल्स का, कि प्रेसिडेंट बताएगा कि आपके हिसाब से जो पैसा निकालना चाह रहे हो वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने लगाई है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ने लगा दिया और स्टेट अपनी मर्जी से खुला खर्चा किए जा रहे हैं। स्टेट के ऊपर भी कंट्रोल किया जाएगा, उनको कोई भी मनी बिल लेके आना है तो प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट इशू कर सकता है डायरेक्शन किसी भी क्लास के लोगों के लिए, उनके सैलरी के रिडक्शन के लिए। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी में हमने जुडिशियरी को नहीं छुआ, यानी कि वो दायरे से बाहर थी। प्रेसिडेंट रूल में भी जुडिशियरी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे जुडिशियरी में यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट, उनकी भी सैलरी कम की जा सकती है और यहाँ पे इनकी भी सैलरी कम की जा सकती है, यानी कि यहाँ पे जुडिशियरी को टच कर लिया। इतना आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन है, आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी, अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे, क्या क्वेश्चन है कि हम कहते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, हर जगह हम इंडियन 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 बोलते हैं। ये हर स्टेट की अपनी आर्मी क्यों नहीं है? कि मान लो कि ये इंडिया है, यहां से कोई आया है, तो ये स्टेट इस इमरजेंसी क्यों नहीं पड़ रहा है? इस स्टेट की अपनी आर्मी क्यों नहीं है? इस स्टेट की अपनी एयरफोर्स क्यों नहीं है? इस स्टेट की अपनी नेवी क्यों नहीं है? तो इसका आंसर आप मुझे देंगे। तो आप बताएंगे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आर्टिकल 355 में क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन। किसकी है ड्यूटी? यूनियन की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द नेशन अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। इसी वजह से नेशन की होते हैं सारी, आर्मी नेवी एयरफोर्स पूरी यूनियन की है। स्टेट अपना अलग से नहीं रखेगा क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना यूनियन की ड्यूटी है। क्लियर है इतनी चीजें? क्यों है इतनी, ये मैंने आपको कनेक्ट करके ऐसे बताया साथ में। आपको ये चीजें इस तरह से कनेक्ट भी करनी आनी चाहिए। अब आप क्वेश्चंस करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इफ देयर इज थ्रेट ऑफ, तो ऑप्शंस पढ़िए और पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही इसका जवाब दिया होगा कि एक्सटर्नल एग्रेशन था, हमने पढ़ा था, आर्म्ड रिबेलियन पढ़ा था, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस पहले होता था अब नहीं है, इसको हटा दिया। ठीक है, कम्युनल क्लैसेस ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो ओनली 1 and 3, 1 and 3 कहां है? ऑप्शन डी। उसके बाद which one of among the following pairs of article relating to fundamental rights cannot be suspended? कौन से fundamental rights suspend नहीं किया जा सकते during emergency under article 359? 359 में ऐसे कौन से आर्टिकल लिखे हुए हैं जिनको सस्पेंड नहीं कर सकते ड्यूरिंग इमरजेंसी? तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही आपने बताया होगा इसका, आर्टिकल 20 और 21 इनएलिएनेबल राइट्स जिसे हम बोलते हैं, तो आर्टिकल इसका हो जाएगा ए आंसर। ये स्टेटमेंट पढ़िए और इसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं और आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की होगी इसमें। बेसिकली क्या पूछ रहे हैं इसमें? आर्टिकल 356 के बारे में पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। रियलिटी है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तभी तो ये लाए हैं हम। इसी चीज को ख्याल में रखते हुए तो हम 356 लेके आए, इसीलिए तो लिखना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला सेंटेंस तो बिल्कुल सही है। प्रोक्लेमेशन अंडर दिस आर्टिकल कैन बी रिव्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट उसे रिव्यू कर सकता है? तो मिनर्वा मिल्स क्या कहता है? एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, तो किया जा सकता है। अलोंग विद दिस प्रोक्लेमेशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिसॉल्व्ड। क्या इसी प्रोक्लेमेशन के साथ उसको डिसॉल्व किया जा सकता है? गलत हो जाएगा, पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए अगर इसको डिसॉल्व करना है। सस्पेंड कर सकते हैं प्रोक्लेमेशन के साथ, डिसॉल्व करना है तो क्या चाहिए? पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ठीक है, तो ये चीज हमारी गलत हो जाएगी। ये बोल रहा है कि प्रोक्लेमेशन के साथ साथ उसको डिसॉल्व कर दो, नहीं, पार्लियामेंट अप्रूव करेगा तभी डिसॉल्व हो जाएगी, तब तक सस्पेंड कर सकते हैं। दिस प्रोक्लेमेशन हैज टू बी अप्रूव्ड बाय ईच हाउस विद इन 2 months। 2 महीने के अंदर इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा दोनों हाउसों से। बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो गया? 1, 2 and 4, 1, 2 and 4, 3 इसका गलत है। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू।